आपको बुलाने का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये हमारा एक नया सेटअप है, ठीक है? और सिंपल सी बात है, कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू सेटअप। थैंक यू। और आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है ये? बस पत्थर। कैसा लग रहा है आपको ये? मेरे को लग रहा तो स्पीति से जाके पत्थर लेके आया, मुझे बताया था, मैं ले आता आते हुए। अभी दोबारा से चल लेंगे हम। सही वो है। अरे वो लेके आएंगे, बबी स्पीति जाएंगे ना, वहाँ पे वो स्टोन मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? पत्थर। अरे पत्थर तो बोलते ही हैं यार, उसको कुछ और बोलते हैं, कुछ वर्ड है एक अलग सा ना। हाँ, पता कर तू। अब चलो जो भी पता करेंगे, बट आज का कंटेंट हम मैंने जो प्लान किया है वो ये किया है, बिकॉज जब भी हम गाड़ियां देखने जाते हैं, चाहे सेकंड हैंड ले रहे हो, चाहे हम न्यू परचेज के लिए जा रहे हो, तो बहुत सारे ना डाउट रहते हैं। और आपको है इन चीजों की एक्सपर्टीज, क्योंकि हमारे भाई का चैनल है ऑटोमोटिव 17, तो आपको हर चीज की नॉलेज है कि डीजल हमारे लिए अच्छा होता है, पेट्रोल व्हीकल अच्छा होगा, या हम हाइब्रिड में भी स्विच कर सकते हैं, या हम सीएनजी में चला सकते हैं, या अभी जो एक ट्रेंड आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवी, वो कितना कारोबार है। तो मेरा आज का जो पूरा आपसे पॉडकास्ट रहेगा वो इसी अराउंड रहेगा, बिकॉज आपकी उसमें एक्सपर्टीज है और आप एक बेहतर तरीके से ऑडियंस को गाइड कर सकते हो। अगर आज से लाइक 90s 80s 90 85 वाला टाइम देखे, तो पूरी मार्केट को मारुति ने कवर किया था, लाइक ऑलमोस्ट 80% मारुति ने पूरा पैच बना रखा था कि भैया कुछ भी हो सबसे पहले मारुति मारुति मारुति। बट अभी मार्केट में मुझे 5 या 6 प्लेयर नए दिख रहे हैं, नए नहीं बोलूंगा, जिन्होंने मार्केट को 85% कवर कर लिया, जिसमें मारुति 6 नंबर पे है, ठीक है? टाटा महिंद्रा, टाटा महिंद्रा, उसके बाद आपका किया, उसके बाद टोयोटा, होंडा ही रह गया। होंडाई, और अच्छा होंडा तो खत्म ही हो गया है। होंडा खत्म नहीं हुआ है, एक्चुअली क्या है ना, देखो, मैं ये मानता हूँ कि आप जिस कंट्री में रहते हो, हम्म। जहाँ बिजनेस करते हो, रहते मतलब जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, आपको वहाँ की जनता को समझना पड़ेगा हम्म। कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ क्या चीज का ट्रेंड चलता है, क्या चीज लोग पसंद करते हैं। हम्म। अब आप आज की डेट में देखो कि लोग सेडान लेना पसंद नहीं करते। क्यों, रीजन? एक तो लोगों को लगता है नीची गाड़ी में नहीं बैठना। या हमारे यहाँ का इंफ्रा नहीं है, कि ये भी तो रीजन हो सकता है ना। इंफ्रा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो ठीक हो रहा है। हम्म। लेकिन अगर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को देखें तो वहां पे आज भी सड़कें इतनी बेहतर नहीं है। हम्म। नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, वो बढ़िया बन रहे हैं। हम्म। वहां पे तो सेडान भी बढ़िया चलेगी। लेकिन कुछ 1% लोग आज भी ऐसे जो सेडान लेना पसंद करते हैं, जैसे हुंडई के पास वरना है, स्कोडा के पास आपकी स्लाविया है, सुपर्ब है, ठीक है, आपकी ओक्टाविया भी बंद हो गई है, दोबारा से आएगी। दूसरा आपके पास वर्टस है वॉक्सवैगन में। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज के पास सेडान नहीं है। लेकिन मारुति जो है आपकी, उसकी इतनी बढ़िया गाड़ी चलती थी, सियाज, उसको लोगों ने लेना बंद कर दिया। होंडा के पास सिर्फ सिटी है, और सिटी होंडा बंद नहीं करेगा, क्योंकि जो फिगर्स वो पहले देती थी, हालांकि जो फिगर्स वो पहले देती थी अब नहीं देती सेल्स फिगर्स को, लेकिन होंडा सिटी लेने वाला आज भी होंडा सिटी लेता है, वरना लेने वाला वरना लेता है, ठीक है। और जिसे स्कोडा लेनी है या वोक्सवैगन लेनी है वो लेता है। लेकिन इनके नंबर्स अब कम हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि इनकी जगह ले ली है सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज ने। उसमें कौन कौन आते हैं? अब उसमें आपकी होंडा भी है अपनी एलिवेट के साथ, हम्म। हुंडई है क्रेटा के साथ, हम्म। सेल्टोस है किया की, ठीक है। इधर आप महिंद्रा के पास आ जाओ तो हम्म। उनके पास भी अपनी 700 है, ठीक है। इससे नीचे सेगमेंट जो रहता है जो सब कॉम्पैक्ट है, या सब 4 मीटर की जो कह दे उन गाड़ियों को, हालांकि वो गाड़ी एक हैचबैक है, उनको आप बलून कार आप बोल सकते हो। एक नया सेगमेंट उभर गया है हम्म। हमारे इंडिया में, माइक्रो एसयूवी। हम्म। जैसे मारुति अपनी एस्प्रेसो को भी एसयूवी बोलती है। हाँ। तो मेरे मायने में सही जो एसयूवी होती है, प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव गाड़ी होती है, प्रॉपर उसके टेल गेट पे स्टपनी लगी हो, टिपिकली, हम्म। जो मतलब आई एम 86 बोर्न। हाँ, तो हमने जो चीज एसयूवी देखी है भाई, तो वो ये होती थी कि भैया रियर व्हील ड्राइव, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, बॉक्सी लुक। यहाँ पे तुम अपनी जिप्सी की तारीफ तो नहीं कर रहे हो? देखो भाई, जिप्सी तो है ही। हाँ। नहीं, जिप्सी है, जिप्सी तो बहुत पुरानी, जिप्सी की एक लेगेसी अलग है यार, जिप्सी गाड़ी ही अलग है,
ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किसी भी गाड़ी से। उसके अलावा जब हम बच्चे होते थे हमने क्या क्या देखा था, हमने टाटा सियरा देखी, टाटा सूमो देखी हमने, इवन आपकी ये टाटा स्टेट आती थी, खैर वो तो स्टेशन वैगन में चली जाती थी। उसके अलावा बहुत सी ऐसी गाड़ियां थी जो हमने अपने बचपन में देखी, जो प्रॉपर एसयूवी थी, और जो आज जो भोकाल एक टाइम पे फॉर्च्यूनर का है जैसे आज की डेट में, जिसको देखो यार 50 लाख रुपए खर्च करने, भाई फॉर्च्यूनर ले ले। क्यों लेता है फॉर्च्यूनर? ऑप्शन नहीं है उसके पास। आप बता दो किसी और ब्रांड के पास इस सेगमेंट में कोई गाड़ी हो तो। बट आप देखो ना, अगर हम महिंद्रा की बात करें, ठीक है, महिंद्रा का एक सेगमेंट खत्म हो जाता है 35 लाख पे जाके, ठीक है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। 40 की रेंज में आप चले जाओ, जीप में कोई जाना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद 40, जहां बंदा 40-45 पहुंचा, वहां पे सिर्फ एक ही ब्रांड बचता है, फॉर्च्यूनर। इनोवा की एक लेगेसी बिल्कुल डिफरेंट है। इनोवा ऑफिस गोइंग बंदे के लिए, या जिनको लाइक ड्राइवर रखना है, तो उनके लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट कार है, बिकॉज कंफर्ट भी उसमें। देखो टोयोटा ने ना इस चीज को डिफरेंशिएट कर दिया। कैसे? पहले आपकी इनोवा आती थी, 2005 में जैसे इनोवा आई, वो आई थी क्वालिस को रिप्लेस करके। क्वालिस सबको पता है, जो 90s के किड है उन्होंने देखा होगा कि क्वालिस का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन टोयोटा ने देखा भाई, कि भाई यहाँ इतनी पुरानी गाड़ी क्यों दे रहे हो, इनोवा लाए। 2 साल तक इनोवा के सेल्स फिगर कुछ खास नहीं थे। 2007 में सेल्स पकड़ी थी इनोवा ने, मतलब पहले 2 साल ये 2 गाड़ियां, मतलब आप मोस्टली देखना काफी घरों में रही हैं, एक स्विफ्ट होती थी और एक इनोवा होती थी, ठीक है, और ये दोनों ही गाड़ियां पहले 2 साल चली नहीं। स्विफ्ट चली थी 2007 से, जब उसके अंदर DDIS इंजन आया था डीजल वाला 1.3 मल्टीजेट, जो इसका अपना फिएट का था। और सेम 2007 में इनोवा ने स्पीड पकड़ी। इनोवा ने ऐसी स्पीड पकड़ी जो आज तक मुड़ के नहीं देखा इनोवा ने। टोयोटा का इंजन ऐसा इंजन है भाई, आप कितना भी चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सर्विस कराओ, तेल बदलो उसका, और देसी भाषा में बोलते हैं कि काला तेल डाल दो उसमें, तेल डालो, फिल्टर बदलते रहो, चलाते रहो, 10-10 लाख किलोमीटर चलाओ, क्योंकि टोयोटा अपना इंजन 40 लाख किलोमीटर तक टेस्ट करता है। फिर उसके बाद अब जो क्या किया, अब 2023 में वो लेके आए इनोवा हाई क्रॉस, और इनोवा हाई क्रॉस मारुति में भी बिकती है, नाम है उसका इन्विक्टो। अब हाई क्रॉस तो हजारों की तादाद में बिकती है, इन्विक्टो 1000 भी नहीं पकड़ पाती। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंड सेट है कि मारुति पे तो हमने 20 लाख से ऊपर जाना ही नहीं है। जैसे अब महिंद्रा का आ गया ना, सब कुछ सिमिलर, लगभग सिमिलर है। प्राइस अगर कम है मारुति वाली का, तो उसके अंदर फीचर्स भी थोड़े कम है। फीचर्स इन टर्म्स ऑफ क्या? जैसे ऑटोमैन सीट्स नहीं मिलेंगी, कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जो उसके अंदर नहीं। बॉडी और इंजन वाइज तो बॉडी इंजन वाइज सेम है। तो मेरा ये मानना है, अगर आपको हाइब्रिड लेनी है तो आप उस पे जाओ, अगर आपको उतने फीचर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो टोयोटा ने क्या किया, अगर वो अपनी क्रिस्टा का ऑटोमेटिक वर्जन नहीं बंद करता, पेट्रोल में बंद कर दिया इनोवा ने उसको, क्योंकि जो आपकी हाई क्रॉस है ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक में आती है। क्रिस्टा आपकी पेट्रोल में भी आती थी, पेट्रोल ऑटोमेटिक आती थी, डीजल आती थी, डीजल ऑटोमेटिक आती थी। आज की डेट में क्रिस्टा सिर्फ और सिर्फ डीजल मैनुअल में आती है, और कुछ टाइम के लिए टोयोटा ने इसकी बुकिंग बंद कर दी थी लास्ट। अगर टोयोटा क्रिस्टा के अंदर ये वेरिएंट्स बंद नहीं करता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं लोग हाई क्रॉस की तरफ नहीं जाते। आप चाहे हाई क्रॉस में बैठो, चाहे आप इन्विक्टो के अंदर बैठो, फील आपको मारुति वाली आएगी। ये सच्चाई है। तो फिर तो टोयोटा अपनी ब्रांड वैल्यू घटा रहा है। टोयोटा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा टोयोटा इंडिया कर क्या रहा है कि हर चीज क्रॉस बैजिंग पे चला रहा है। मारुति के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर रखा है, वो अपनी फ्रॉन्क्स बेचते हैं मारुति वाले, ये उसको टाइजर बना देते हैं बम्पर ग्रिल चेंज करके, ठीक है। वो अपनी बलिनो बेचते हैं मारुति की, हम टोयोटा की जो इन्होंने अपना नाम चेंज कर रखा है, हम उसको टोयोटा की बलिनो बोल देते हैं। बट कंज्यूमर के लिए कितना डिफिकल्ट है डिसाइड करना। देखो दोनों कंपनियों में गाड़ी का होना कस्टमर के लिए कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल है, ठीक है, कि यार मैं मारुति पे जाऊं या मैं टोयोटा में जाऊं। अब जो टिपिकली डाई हार्ड फैन है टोयोटा के, वो तो जाएंगे टोयोटा पे, चाहे उनको टोयोटा की बलीनो लेनी है, चाहे टाइजर लेनी है, जो मर्जी लेनी है, वो जाएंगे टोयोटा के ऊपर ही, ठीक है। सेम ऐसा ही ग्रैंड विटारा के साथ है। अब ग्रैंड विटारा और हाई राइडर की सेल्स में फर्क है। ग्रैंड विटारा पे अगर आप जाते हो तो टाटा ना मारुति के अंदर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है,
वहीं अगर आप हाई राइडर पे जाते हो तो वहां आपको वेटिंग पीरियड मिलता है। सेम इज विद द हाई क्रॉस। हाई क्रॉस आज आप लेने जाओ तो 6 से 8 महीने का आपको वेटिंग पीरियड देते हैं टोयोटा वाले। और इन्विक्टो लेनी है, आ जाओ, 3-4 लाख डिस्काउंट दे देंगे। ये फर्क है। पहले होता क्या था कि पहले वेटिंग उसमें लगती थी फंड अरेंज करने में। हाँ, आज की डेट में फंड लोगों के पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, लेकिन गाड़ी अरेंज नहीं हो पा रही। ये ना सब ना, या तो डीलरशिप का इसमें कुछ रोल रहता है, सबका रोल है भाई, कंपनीज का, ये एक डीलरशिप एक्स्ट्रा का। सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए क्या? भाई आप ये देखो, इस साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली ये वेटिंग वाला पंगा ना खत्म हो जाएगा। गाड़ियां बेचनी मुश्किल हो रही डीलरों को। पिछले साल आपने देखा होगा कितने हजार गाड़ियां उनके यार्ड्स में खड़ी थी। आज भी आप चले जाओ, चुपके से जाके यार्ड देख के आओ, हर कंपनी के, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे हुंडई हो, चाहे किया हो, आपको आज भी, हम 2025 के मिड में आ गए हैं, जून स्टार्ट हो रहा है, आज भी आपको उनके यार्ड्स में 2024 और क्या पता 2023 मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां भी मिल जाएंगी। मैं वही आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जब 2022 2023 में जब नई वाली थार आई थी, उसके बाद फिर उन्होंने एक्सयूवी लॉन्च करी महिंद्रा ने, ठीक है, नई वाली थार आई थी 2020 में। 20 में। हाँ, उस समय देखो 2-2 साल की वेटिंग थी। मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता। अगर किसी कंज्यूमर के पास आज की डेट में पैसे हैं और उसको एक उसका एक 15 लाख का 16 लाख का एक अच्छा खासा बजट है और वो थार लेने जा रहा है, बिकॉज थार के अलावा कोई और ऑप्शन भी दिखना नहीं दिखता मेरे को। कंफर्ट वाली बात एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। 2 साल 1.5 साल लोगों ने वेट किया है, और जिन लोगों के पास बुकिंग भी लेट लगाई थी, लेकिन उन्होंने पैसे देके वो ले आए। मैं आपको ये बात बताता हूँ, वेटिंग कैसे खत्म होगी, जो भी आप बता रहे थे? देखो धीरे धीरे कंपनीज को भी पता लगा है, और आगे पता और लग जाएगा कि कब तक तुम ये वेटिंग का चक्कर चलाओगे। देखो वेटिंग आई थी, नो डाउट। कोविड आया, कोविड में सेमीकंडक्टर्स का इशू आया कि वो चिप बाहर से आते हैं, हम इतना नहीं हमारे यहाँ कि हम यहाँ उसको बनाए, और सारा हम लगभग चिप्स चाइना, वियतनाम, ताइवान यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। हम इसमें सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहे हैं। तो शॉर्टेज आई तो उसके बिना गाड़ियां बनी नहीं, गाड़ियां खड़ी रही प्लांट में, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स लगेंगी उसके अंदर, तभी तो आप उसका सॉफ्टवेयर हुआ, काफी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप चला पाओ। वहां से वेटिंग पीरियड चालू हुआ। कोविड के बाद कंपनीज ने और डीलरशिप ने मोटा पैसा कमाया, सबने कमाया वेटिंग के नाम पे। क्यों? कोविड के बाद सबको ये लग गया कि हमें जो कोविड के बाद सबको ये लगा कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना, हमें तो अपनी गाड़ी चाहिए। सेकेंड हैंड मार्केट भी खूब बूम करी, नई गाड़ियां भी खूब बूम करी, दबा के पैसा कमाया 21 से लेकर 23 तक। फिर अब लोगों ने भाई बहुत खर्चा कर लिया, सारा कर लिया, लेकिन अब लोगों को पता लग गया कि जितनी चाहिए उतना ही लो। जो समझदार लोग हैं कि वहां भाई खाम खामे लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब डीलर्स के पास स्टॉक खड़ा है। मोस्टली डीलर के पास 2 महीने का, 60 दिन के आसपास का स्टॉक रहता है, 50-60 दिन का रहता है। लेकिन अब वो स्टॉक 4-4 6-6 महीने का हो गया है। तो 6 महीने पुरानी गाड़ी अगर आप खरीदोगे डीलरशिप पे जाके, तो आप भी तो डिस्काउंट मांगोगे। हाँ, बिकॉज 6 महीने से तो खड़ी है ना। एमजी आज की डेट में 4 लाख प्लस का डिस्काउंट दे रहा है अपनी 2024 की गाड़ियों पे। अच्छा, एमजी और किया को लेके क्या ओपिनियन है एज ए द ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट? भाई एमजी का क्या है, ऐसा एमजी का भी नहीं कह सकता मैं अकेला ऐसे। आज की डेट में ना डंडा है सर, ईवीज के ऊपर प्रेशर डालो, ईवीज लॉन्च करो। और आप देखना 2024 जो साल रहेगा, ये ईवीज के नाम रहेगा, मतलब उनके लॉन्चेस में रहेगा। नहीं, मैं ईवी वाला पार्ट नहीं पूछ रहा। जब भी गाड़ी लेते हैं हम ना, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बहुत जाते हैं और एनकैप रेटिंग के ऊपर जाते हैं कि भैया इसको 4 स्टार मिले, इसको 2 स्टार मिले, इसको 5 स्टार मिले। जिस तरीके से किया ने और एमजी ने मार्केट में एंट्री मारी है, विद एम्बियंस इनके बहुत अच्छे हैं, इंटीरियर बहुत अच्छा है, एक्सटीरियर बहुत अच्छा है, ठीक है, बॉडी लाइन कितनी अच्छी है, पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी कितनी अच्छी है, प्लस ओवरऑल चलाने में कितना अच्छा है। लाइक होती है ना, मारुति गाड़ी ले लो, 10 साल चला लो, 15 साल चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो चीज एमजी और किया सर्व कर पाएंगे इंडिया के अंदर, जो इंडिया की अभी इंफ्रा की सिचुएशन है? भाई हम सिटीज में बैठे, हाईवे अच्छे, सिटीज अच्छी है, बट आप ये देखो, लोग बाग हाईवे पे कितना ट्रैवल करते हैं, महीने में 2 या 4 बार। बट मैक्सिमम जो लोग बाग सिटी में रह के काम करते हैं, वो डेली रोड को यूज कर रहे हैं। उस और जिस वजह से कहीं ना कहीं रोड्स भी उतनी अच्छी नहीं है, या अगर बन भी चुकी है तो कहीं ना कहीं इंफ्रा खराब हो रहा है।
तो क्या उस सिचुएशन में एमजी और किया का डिसीजन कोई अगर लेना चाह रहा है तो वर्थ इट है? किया और एमजी सबसे पहले वो लोग जाते हैं जिनको फीचर्स चाहिए होते हैं। हम्म। किया ने और एमजी ने लगभग 2019 में दोनों कंपनियों ने एक साथ एंटर किया था इंडियन मार्केट। हम्म। और किया की ना और एमजी का जो है हमेशा से रहता है फीचर्स की तरफ ज्यादा रहता है। इंजन वो जो अपना हेक्टर के अंदर यूज कर रहे हैं वो आपका फिएट का ही इंजन है, जो आपका टाटा सफारी में भी आता है, आपका जीप में भी आता है, हम्म। हैरियर में, सब में डीजल वाला। हम्म। ठीक है। तो उनका ध्यान इंजन की तरफ इतना नहीं है, ये मैं कमी मानता हूं एमजी कंपनी की। ओके। अगर एमजी कंपनी के ऑफिशियल्स ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कमी मानता हूं। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग बहुत हैं जो फीचर से ज्यादा गाड़ी को चलाना पसंद करते हैं। और बहुत सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग सिर्फ फीचर्स 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 के पीछे पड़े हुए हैं। ड्राइव कैसी है गाड़ी की, चलाने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं बात कर नहीं रहा है। करता, ट्रू। और मेजर सेगमेंट हमारे हिंदुस्तान के अंदर वही है जो फीचर्स के ऊपर गाड़ी खरीदता है। हाँ, आजकल फीचर्स वाले ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन जब आपको गाड़ी को चलाने का मजा ही नहीं है, मैं कहता हूँ आपकी गाड़ी में 100 फीचर है, गाड़ी चलाते हो आप कितने इस्तेमाल करते हो, मुझे ये बता दो। नहीं इतने करते। वॉइस कमांड जो फीचर है मुझे वर्थलेस लगता है हम्म। कि वॉइस कमांड है। कितनी बार वॉइस कमांड आप यूज करते हो आप अपनी गाड़ी में, बताओ। आप एप्पल कारप्ले अपनी गाड़ी के अंदर कनेक्ट करते हो, तो क्या गाना आप बोल के चलाते हो? कितनी बार, 10 में से कितनी बार चला लोगे? एक बार नहीं चलाते। जब इतनी छोटा सा फीचर हम अपनी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं करते, मसाजर आ गया, वेंटिलेटेड सीट, चलो अच्छा फीचर है, गर्मी में काम आता है मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना भाई। सबसे जरूरी जो फीचर्स होते हैं, एक आपका हो जाता है पावर स्टीयरिंग, एसी, सेंट्रल लॉकिंग। ये बेसिक फीचर्स बता रहा हूँ मैं आपके, जो गाड़ी के अंदर होते हैं। और एक टाइम पे ये टॉप मॉडल के फीचर्स हुआ करते हैं जब हम बच्चे होते थे, कि बेसिक गाड़ी आ रही है तो उसमें कुछ नहीं आएगा, बेयर गाड़ी आएगी। ऊपर वाला मॉडल आ रहा है तो उसमें पावर स्टीयरिंग आ गया, उससे ऊपर वाला मॉडल ले रहे हो तो पावर स्टीयरिंग और एसी आ गया, उससे ऊपर वाला मॉडल ले रहे हो तो फ्रंट पावर विंडोज आ गई, टॉप मॉडल ले रहे हो तो सेंट्रल लॉकिंग मिल गई और म्यूजिक सिस्टम लगा मिल गया। बस दैट्स इट, ये होते हैं टॉप मॉडल के फीचर्स। लेकिन आज की डेट में भाई देखो, गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, हाईवेज एक्सप्रेस सब हो रहे हैं, गाड़ी सेफ्टी भी बनानी है गाड़ी की। तो उस चक्कर में अब हमारे को सेफ्टी नॉर्म्स भी चाहिए। एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ये जो फीचर्स अब ये बेसिक हो गए हैं। एक टाइम पे कंपनीज इसके पैसे लिया करती, पैसे आज भी ले रही है, वो एक शोरूम में जुड़ा हुआ है उसका पैसा, लेकिन आज वो बेसिक है। अब लोग अब एक चीज और नहीं है कि जब गाड़ी भिड़ती है तो आजकल आप देखना गाड़ियां खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान बच जाता है। अगर उस वो गाड़ी की 5 स्टार रेटिंग 5 है तो, स्टार रेटिंग है 4 तो। स्टार 5 स्टार है हाँ। तो वो कंपल जोन होता है। वो आगे का मतलब ये है कि गाड़ी भले खत्म हो जाए, इंसान बचना चाहिए। अब वापिस आते हैं हम किया पे और एमजी पे। तो एमजी मोर फोकस्ड है फीचर्स पे, किया फीचर्स और इंजन ऑप्शन दोनों देता है, क्योंकि जो इंजन वो अपना शेयर करते हैं वो हुंडई के साथ ही शेयर करते हैं। दोनों एक साथ की कंपनी, सिस्टर कंसर्न कंपनी होगी ना, तो एक ही कंपनी मान लो आप किया और हुंडई को। किया इज जस्ट लाइक हुंडई का थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है, ये फर्क है। तो अगर आप अपनी गाड़ी और आपने पूछा मुझसे क्या हम इनको 10 साल चला सकते हैं, मैं कहता हूँ 20 साल भी चला सकते हैं, लेकिन सरकार तो नहीं चलने देगी। सरकार ने तो दिल्ली एनसीआर में रूल ही लगा दिया ना कि डीजल 10 साल चलेगी और पेट्रोल 15 साल चलेगी। अभी तो BS4 वाला भी आ गया ना दिल्ली में, तो कि परमानेंट बंद करेंगे। परमानेंट बंद करेंगे। हाँ, हाँ। तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाएं लोग? और आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता सीरियसली कि भाई सिर्फ डीजल गाड़ियां ही भाई कारण है मेन पोल्यूशन का यहाँ। ऑफ कोर्स नहीं है, इंडस्ट्रीज लगी हुई है, बहुत सारे रीजंस हैं उसमें, मैं उसमें नहीं जा रहा। आपको लगता है कि डीजल डीजल गाड़ियां आने वाले 2-3 साल में बंद हो एक जाएंगी? सेकंड मैं हाँ। आपको वो कर रहा हूँ। बाकी ये जो सवाल था परम भाई का कि 10 साल तक गाड़ी चला सकते हैं, तो भाई आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, अगर आप उसका पीरियोडिकली टाइमली मेंटेनेंस रखते हो तो आप 10, 20, 30, 40 कितने भी साल चलाओ, आप चला सकते हो। हाँ, कंपनी भाग जाए इंडिया से, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, उसके जाने के बाद भी लगभग 5-10 साल तक आपको पार्ट मिलते हैं। अब फोर्ड हमारे इंडिया से 21 में गई थी, लेकिन आज भी फोर्ड अपनी सर्विसेज दे रहा है। जिन लोगों ने वारंटी एक्सटेंड कराई थी, जो इनकी गाड़ियां वारंटी में थी, उनको वारंटी भी दे रहा है, पार्ट रिप्लेस भी करके दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है फोर्ड की। और काफी लोग पूछते हैं क्या फोर्ड वापस इंडिया में वापस आएंगे, आएगा? हाँ। अभी नहीं आएगा भाई।
क्लियर बताता हूँ, हम्म अभी कोई प्लान नहीं है फोर्ड का में हम्म फोर्ड का इंडिया अभी कोई प्लान नहीं है फोर्ड का इंडिया में आने का। अभी वो यहाँ से गाड़ियां बना के बाहर भेज रहे हैं, अपनी बेच रहे हैं, ठीक है। जब वहां से उनको बढ़िया अर्निंग हो रही है तो वो क्यों प्लांट लगाएंगे। बट पता फोर्ड की गाड़ी देख के ना एक ना बिल्ड क्वालिटी का पता लगता था। जब यहाँ चल रही थी तब क्यों नहीं इन लोगों ने। मैं वही आज आज लोग बाग रो रहे हैं, अरे यार फोर्ड ये वापस आ जाए। सबकी है, ये समस्या हर चीज में है हमारे साथ। जो चीज हमारे पास किसी भी प्रकार की होती है हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी कदर होती है। रहते रहते तो एंडेवर ना खरीदी किसी ने भी इतनी, जब तो फॉर्च्यूनर के पीछे क्या लगे रहे, क्या भाई फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। क्या रीजन लग रहा था आपको कि फोर्ड लोग बाग क्यों नहीं परचेज कर रहे थे? देखो सबसे बड़ा जो मिथ था फोर्ड का, और जो स्टार्टिंग में था भी, हम्म कि फोर्ड की सर्विस बहुत महंगी है, तो ये अमेरिकन कंपनी है, हम्म बहुत महंगी सर्विस, ठीक है। हम्म लेकिन समय के साथ साथ फोर्ड ने इंडिया को समझा, हम्म और समझ के उन्होंने अपनी सर्विस कॉस्ट ही बहुत कंपैरेटिवली कंपनीज के अकॉर्डिंग बढ़िया कर दी। इनकी अच्छी गाड़ी रही है फोर्ड इकोस्पोर्ट, जो आज भी फोर्ड के जाने के बाद भी उसकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है। जैसे वोक्सवैगन पोलो बंद होने के बाद पोलो की रीसेल वैल्यू आज भी उतनी तगड़ी है, पोलो जीटी की, ठीक है। तो भाई कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो लोगों के दिल में बसती है, तो उनका आप कुछ भी कर दो। अब मेरे पास जिप्सी है, मैं आज जितने की लाया हूँ उससे मेरे तो बहुत उसके ऊपर खर्चा भी कर दिया है, तो आज मैं कहूंगा भाई मैं बेच रहा हूँ 10 की, वहां विक्रम भाई हम ले लेंगे, वो चीज मिल नहीं रही है। और सप्लाई और डिमांड का गेम है सारा, जब सप्लाई नहीं आ रही तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्राइस भी मिलेगा। तो फोर्ड का मेन कारण क्या था, गाड़ियां उतनी ही बिक रही थी, नए प्रोडक्ट्स वो ला नहीं रहे थे। कोई भी कंपनी अगर इंडिया में पिछड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलत स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट्स ना लाने की वजह से पिछड़ी है। टाटा ने ग्रो क्यों किया, महिंद्रा ने ग्रो क्यों किया, मारुति क्यों लगातार कर रही है, वो इसीलिए कि भाई लगातार प्रोडक्ट्स ला के दे रहे हैं कस्टमर को। भाई अब वो टाइम चला गया कि एक गाड़ी आज लॉन्च हुई उसका फेसलिफ्ट आता था 4-4 5-5 साल बाद। आज गाड़ी लॉन्च होती है साल बाद कंपनी उसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर देती है। और ये जो लिमिटेड एडिशन होते हैं ना भाई, लिमिटेड एडिशन के नाम पे आपको उल्लू बनाया जाता है। मेरा अगला सवाल यही था कि इतने सारे वेरिएंट्स कंपनी देती है, इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा, लेकिन पैसे प्राइसिंग वाइज बात करो तो 70,000 रुपये बढ़ गए। उसके बाद फेसलिफ्ट आ गया, फिर जैसे टाटा ने भी निकाला, महिंद्रा ने निकाला कि लिमिटेड एडिशन आया है। सिर्फ कलर चेंज दिखाता मेरे को, कलर चेंज के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिमिटेड एडिशन की क्या सच्चाई है, लोगों को पता नहीं लगता कि, और लोग बाग लेने के बाद बड़े चोट जाते, लिमिटेड एडिशन है यार ये, और नहीं है अवेलेबल मार्केट के अंदर। बताइए। सच बताऊं तो लिमिटेड के नाम पे आपको चू बनाया जाता है, हम्म ठीक है। वो कैसे, अभी टोयोटा के पास पीछे काफी स्टॉक खड़ा था, फॉर्च्यूनर का भी खड़ा था, हाई क्रॉस का भी खड़ा था। उसको जैसे मेबैक आती है ना डुअल टोन शेड में, ऊपर सिल्वर कर देते हैं, अलग अलग कलर स्कीम बना के टोयोटा ने डीलरशिप लेवल पे इंटीरियर चेंज कर दो भाई, ये डीलरशिप पे हुआ है। डीलरशिप पे छत पेंट कर दो अलग कलर की, ये कर दो, और इसको लिमिटेड एडिशन बना के बेच दो। मोस्टली गाड़ियों उसमें 2024 मैन्युफैक्चरिंग की थी। एक तो आपको पिछले साल का मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ऊपर से लाख 1.25 लाख एक्स्ट्रा पे करो उस गाड़ी के, नहीं ली लोगों ने, नहीं बने लोग चू, बिल्कुल नहीं बने, पागल बने ही नहीं, उल्लू बना ही नहीं पाई कंपनियां। कोई एक आधा बंदा था जो डाई हार्ड में, कहता ना कुछ एक बंदे होते हैं डाई हार्ड फैन किसी कंपनी के, भाई मैं तो लूंगा, आपको क्या लिमिटेड एडिशन। कौन सा ऑटो मेकर इंडिया में सबसे ज्यादा सी काटता है कस्टमर्स का? देखा जाए तो यार सारे ही। विदाउट फिल्टर आंसर करना, किसी का पक्षपात नहीं देना। पक्षपात तो मैं हाँ करूंगा ही नहीं, हाँ मैंने किस लिए पक्षपात करना, मैं कौन सा किसी सैलरी ले रहा हूँ, हाँ, सही बात है। ठीक है। हाँ, और लगभग सारे ही करते हैं, ठीक है। जेन्युइन कोई नहीं कि जो जेन्युइन, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हो। देखो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे गंदी जो सर्विस मुझे आज की डेट में लगती है वो टाटा की लगती है। कस्टमर को, मेरे इतने दोस्त हैं, टाटा की गाड़ी बुरी नहीं है, महिंद्रा भी है इसमें, महिंद्रा का दूसरा नंबर है सर्विस में, लेकिन महिंद्रा कहीं ना कहीं शर्मा जाता है। टाटा तो बेशर्म हो रखा है सर्विस के मामले में, कोई ये मतलब नहीं उनको कस्टमर से। ये इसलिए भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कार के डिजाइन की बात करें, तो महिंद्रा टाटा दोनों ने मिलकर एक रिवोल्यूशन सा लाया मार्केट में, कार इंडस्ट्री में। उस वजह से उनका चाहे सर्विस, शायद उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया या भूल गए हैं। भेड़ चाल में
या प्रेशर में, पता नहीं किस चीज में काम कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन एक हम्म। कॉमन लेमन की भाषा में बात करूं, आप गाड़ी बना रहे हो, या टाइम ले लो उसके ऊपर, ऐसी क्या जल्दी है? महिंद्रा का तो क्लियर है, R&D बाद में कस्टमर से लेते हैं, ये 50% गाड़ी लॉन्च कर देंगे। अब सुधर गए, हम्म। अब इतने स्ट्रिक्ट हैं। मैंने ये चीज महिंद्रा के अंदर बहुत अच्छी देखी अब की बार में, कि इन्होंने ना BE6 कुछ गाड़ियां डीलरशिप से डिलीवर हो गई थी, हम्म। लेकिन उनमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी एक आधी गाड़ियों में। तो इन्होंने डीलरशिप को कहा कि जी जब तक हम सिंगल सिंगल गाड़ी को ये ओके नहीं कर देंगे कि हाँ ये गाड़ी ओके, ये ओके, ओके, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट रह गया होगा उनका, हम्म। कुछ एडवांस उन्होंने किया होगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि आप जब तक गाड़ी डिलीवरी क्यों करते हो प्लांट से, जब तक वो कंप्लीट आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाती। इवन बहुत देख लो आप, चाहे टाटा की उठा लो, महिंद्रा की उठा लो, किया की उठा लो, अगर बहुत नए नए जो फर्स्ट टाइम के स्लॉट्स निकल के आते हैं और जिसको लोग कि भाई मैंने तो आज डे वन पे ले ली, हर एक बंदे को मैंने देखा है, मैक्सिमम लोगों ने रोए हैं कि अब इसका हाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है, अभी इस गाड़ी की ये लाइट नहीं जल रही है, इंजन लाइट शो हो रही है। ये क्यों इतना, मतलब इतना ऐसा क्यों हुआ कि आप 20-25 लाख रुपए गाड़ी पे लगा रहे हो, आप जा रहे हो, कल को आप उस गाड़ी को चला रहे हो, लेकिन नई गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बंदे का ना जी सा दुख जाता है। बिल्कुल उगता है। टिपिकली टाटा महिंद्रा के साथ जो है ना भाई, वो ज्यादा देखा जाता है कि इनका पहला लॉट मत लो। मैं दोनों ही कंपनी का बोलूंगा, दोनों कंपनियां हमारी इंडियन सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है। कैसे? एक तो मेक इन इंडिया का ये तबका उठा के रखती है, हम्म। हम भारतीय कंपनी है, हमें लो। अरे तुम भारतीय कंपनी हो, अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन तुम भारतीय होने के नाम पे गाड़ियां तो अच्छी दो। उन गाड़ियों को जब तुम बना रहे हो, हम्म। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग तुम्हारी अलग से है, उस पर इतना खर्चा होता है, तुमने इतने अच्छे से इंजीनियर्स अपॉइंट कर रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए? जब तुम्हारी गाड़ियां रोड पे आते ही पहले दिन तुम्हारी ठप पड़ जाती है, उन चीजों को क्यों नहीं आप पहले से ठीक करके रखते? सर्विस पे आते हैं, टाटा की सर्विस नेटवर्क में, टाटा के सर्विस सेंटर्स पे मैं कहता हूँ लाइव चले जाओ आप आज भी, इतनी गंदी सर्विस मिलती है, इतनी गंदी। गाड़ियां बहुत बिक गई, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वहां के लोग ना, अरे कोई नहीं सर चलता है, अरे सर टाटा महिंद्रा है तो चलता है, लोग ये बोलते हैं वहां के काम करने में, अरे सर ये तो अपनी है ना, चलता है इनका। क्यों चलता है भाई? कब तक चलेगा ये? नहीं चलना चाहिए ये, सुधरो भाई। अगर हमारे सेंटिमेंट से खेल के हमारे उनके नाम पे तुम अपनी गाड़ियां बेचोगे, तो सर्विस क्यों नहीं दोगे? गाड़ी तो तुम एक बार बेच दोगे, सर्विस सेंटर से ज्यादा उम्मीद होती है ना, मेंटेन तो सर्विस सेंटर करेगा। सेल्समैन तो एक बार बेच के अपना इंसेंटिव लेके चला गया, आपको गाड़ी चिपका गया, सर्विस नहीं मिलती। यही रीजन है कि कोई भी ब्रांड इंडिया का आज तक ग्लोबल नहीं जा पाया। यस, जब तक अच्छी सर्विस नहीं दोगे, तब तक आपका एक ग्लोबल ब्रांड नहीं बन सकता। एक ब्रांड के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ अच्छी गाड़ी बना के दे देना, या ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, या कस्टमर को भी रिटेन सब करके कुछ रखते हैं? इंक्लूड होता है भाई, सब कुछ। आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत मायने रखती है। रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं कि, और रिलायबिलिटी का सबसे बढ़िया मतलब है आपकी गाड़ी वर्कशॉप के चक्कर कितने कम लगाती है। टोयोटा को ऐसे रिलायबल नहीं कहा जाता, हम्म। होंडा भी रिलायबल है। मतलब टोयोटा की लगभग जापान की मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी कंपनीज हैं टोयोटा की, क्यों आती है रिलायबिलिटी में? क्यों बोलते हैं हम जापानीज टेक्नोलॉजी को हम बीट नहीं कर सकते? क्या हम उनको नहीं कर सकते? बिल्कुल हम बीट कर सकते हैं, हम इंडियन कंपनीज। एक टाइम पे टाटा महिंद्रा शायद बीट कर भी देंगे, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब आप उनकी सोच से आगे सोचोगे। अभी तो आप देखो ना, उसने फोक्सवैगन ने क्या क्या सही गाड़ियां निकाली हैं, मैं तो ये कह रहा अब हूँ ये तो कि जर्मन ब्रांड हो गया। हाँ। मैं कहता हूँ जर्मन ब्रांड से ज्यादा बेटर ब्रांड है आपके जापान के, जो रिलायबिलिटी में आते हैं। हम्म। आप अगर सर्च करोगे ना गूगल में कभी भी, मोस्ट अनरिलायबल ऑटोमोबाइल ब्रांड, सबसे ऊपर नाम आएगा JLR, जगुआर लैंड। है? क्यों, ऐसा क्यों? रिलायबल ब्रांड ही नहीं है। आप आज भी देख लो, टाटा ने खरीद लिया, टाटा का मालिकाना हक है इसके ऊपर, हम्म। लेकिन अगर आप आज भी कोई पार्ट ऑर्डर करते तो आएगा तो इंग्लैंड से ना, यहाँ तो ना बन रहा है। यहाँ तो इन्होंने इतने साल हो गए एक्वायर करे, यहाँ प्लांट लगवाओ, यहाँ करो यार, बनाओ। जो डिफेंडर आप बेच रहे हो आज 1.25 करोड़ की, वो यहाँ बने,
तो 50-60 लाख की ना आ जाएगी। तो अभी आजकल एक रील भी तो बड़ी फेमस चल रही है कि डिफेंडर सस्ती हो जाएगी, डिफेंडर 60 हाँ, लाख की आएगी। हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में हम्म जो लंदन से अभी नई इनकी ट्रीटी हुई है, इंडिया की और यूके की, कि जो आपकी इंपोर्ट हुई गाड़ियां आती हैं हम्म वहां से, हम्म। सीबीयू आती है, उसके ऊपर हम ड्यूटी 100% से 10% कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स के मेरे को वो बताइए ना आप, जो टैरिफ इंडिया और यूएस के हुए हैं उस पे, यूके का भी, यूके का, सॉरी, हाँ यूएस का भी हुआ, इनका हाँ। कुछ हुआ है। तो यूके का जो रिसेंटली अभी हुआ वो ये हुआ है कि हम कि यूके से जो गाड़ी बन के यहाँ आएगी हम्म हमारे इंडिया में, उस पे जो ड्यूटी 100% लगती थी, अब वो 10% लगेगी। तो मान लो कोई गाड़ी अगर वहां पे 50 लाख की है, हम्म। तो यहाँ आके वो 1 करोड़ की हो जाती थी। फिर हाँ, हमारे टैक्सीज हो जाते टैक्सेस हो हैं, सब जाते थे, कुछ हो जाता है, हाँ। तो कर आके 1 करोड़ 30-40 लाख के आसपास पहुंच जाती थी। अब वो गाड़ी 50 लाख की आ रही है, हम्म उसके ऊपर 10% लगेगा, तो कितने की हुई? 55 लाख की हुई। 55 लाख की। ज्यादा कर आके 60 लाख की मान लो। हम्म अब 60 लाख की डिफेंडर हो गई एक हम्म शोरूम में, हम्म। और 5-7-10 लाख आपला रोड टैक्स फलाना ढमकाना सब कुछ, इंश्योरेंस सब जोड़ दो, तो अपने आप ही 65-70 लाख के अंदर नहीं आ गई? कब होगा ये? ये मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर तक हो जाना चाहिए। बाकी देखो कितना ये रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई समझौते होते हैं, टूटते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है। हम्म जब लागू हो जाएगा हम तो उस दिन मानेंगे कि हाँ देखो जी, लागू हो गया। तब जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, एस्टन हम्म मार्टिन हो गई, और भी बहुत से ब्रांड हैं हम्म। जो वहां से आते हैं, इवन आपका यूके से, यूके का ट्रायम्फ भी आई थिंक यूके की है, ट्रायम्फ है ना। टाइम। इवन और भी बाइक्स ब्रांड भी हैं। मेरे को ऐसा लगता है इंडियन ऑटोमेकर्स ये ऐसा होने नहीं देंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक एक साइड बाय साइड मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। जो बंदा आज, लेट्स एग्जांपल, मैं कोई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, ठीक ठीक है, है। और मुझे पता है कि नहीं यार, मैं ये भी इंपोर्ट करा सकता हूँ, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। आप समझ रहे हो, कल को आने वाले 3 साल में फॉर्च्यूनर 80-90 लाख रुपए पहुंच जाएगी। हाँ, जिस पहुंचा देंगे इसको। जिस हिसाब से इसके प्राइसिंग बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में तो कुछ है नहीं। और अगर इसके प्राइसिंग को रोकना है तो मार्केट में कोई एक ऐसा सेगमेंट लाना पड़ेगा ताकि फॉर्च्यूनर की सेल नहीं, बट एज ए गाड़ी को एक दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए। अब मान लो 10 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है, तो मैं तो दे सकता हूँ ना, मैं फिर तो मैं उस जो इंडिया का एक ब्रांड गाड़ी को डेवलप कर रहा है और मुझे 5-10 लाख रुपए में एक डबल वैल्यू मिल रही है, तो मैं तो उस पर चला जाऊंगा ना। कल मेरे और पास एक बहुत बड़े यूट्यूब क्रिएटर का फोन आया, हाँ काफी बड़े, हाँ मिलियंस में उनके नाम हाँ नहीं लिए हैं। हाँ। तो वो मुझसे पूछते सेम यही सवाल हम्म कि विक्रम भाई, गाड़ियों का क्या सीन चल रहा है? हम्म ये सुना है मैंने ऐसे ऐसे सस्ती होंगी। हम्म वो अकेले नहीं, एक दो के और भी फोन आए थे। तो हाँ भाई, हम आपके पास कौन सी है? बोला मेरे पास ये है। वह बेच दे, हम्म आज बेच दे। कल अगर नई वाली का रेट घटा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो ऑलरेडी मार्केट में उनका रेट हाफ हो जाएगा। मैं समझ गया कौन सा यूट्यूबर। हाँ चलो आप समझ गए, अच्छी बात है, आपको हम्म, तो ऑफ द कैमरा बता दूंगा। हाँ आप गैस करना भाई किस का आया था, हाँ, ठीक है। गुड़गांव से, हम्म ठीक है। हम्म तो मैं बेच दे भाई। हम्म तो बोला यार बेच दूं? हाँ, आज बेच दे, ले भले अगले साल लियो। बोला सही बात बोली विक्रम भैया। तो फर्क पड़ेगा सेकंड हैंड गाड़ियां पे भी देखो, नई का रेट घटेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई, सेकंड हैंड गाड़ी का भी रेट घटेगा। अब लोग कहते हैं टोयोटा की गाड़ियां यार रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत महंगी बिकती हैं। भाई जब तक वो बेचने का टाइम आता है, उसका नई का भी तो प्राइस बढ़ जाता है। राइट। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी ऐसे बुरी नहीं है, प्राइस बुरा है। देखा जाए तो 25-30 लाख तक की गाड़ी है वो, लेकिन भाई हमारे देश में टैक्सीज ही इतने लगते हैं कि ऑलमोस्ट 50 लाख की गाड़ी पर 25 लाख तो टैक्सीज है। ये हम्म। चीज है, तो ये धीरे धीरे, जैसे अगर आप बाहर कहीं भी देख लो तो बाहर मैनुअल ट्रांसमिशन कंप्लीटली खत्म हो चुका है। इंडिया में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको लगता है कि आने वाले 5 या 10 साल में मैनुअल ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा कंप्लीटली? खत्म तो नहीं होगा परम भाई, लेकिन ये है कि फर्क पड़ जाएगा। हम्म देखो, जो मेट्रो सिटीज हैं उनके अंदर ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, हम्म ठीक है। हम्म अब ट्रैफिक में आप यार क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक करते रहो, तो हम्म उसमें पैर पे फर्क तो पड़ता ही है। बंदा सोचता है क्या यार, इतना कमा रहे हैं, एक ऑटोमेटिक ले लेते हैं। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दो गाड़ियां, वो मैनुअल रख लेते हैं, एक ऑटो रख लेते हैं। और मोस्टली बड़ी गाड़ी अगर लोग लेते हैं 20-25 लाख के ऊपर, तो सोचते हैं यार जब इतनी महंगी ले रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिक ही ले लेता हूँ। ये भी एक फंडा है। ओके। ऑटोमेटिक को थोड़ा प्रीमियम माना जाता है हम्म कि ऑटोमेटिक ले रखी है।
पहले के टाइम पे तो बोलते थे क्या तू फिजिकल डिसेबल है क्या जो तूने ऑटोमेटिक ले ली। हाँ। ठीक है। अब ऑटोमेटिक में भी ट्रांसमिशन बहुत आते हैं। एएमटी होता है, सीवीटी होता है, टॉर्क कन्वर्टर होता है, डुअल क्लच होता है। ये मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में बता रखा है अलग से, ओके। ये बता रहा हूँ। लेकिन इन सब में अगर ढंग से देखा जाए तो सबसे बेहतर टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मैं मानता हूँ सबसे अच्छा। आप कौन सा मानते हैं ऑटोमेटिक में, आप बताना भाई। इसके मानने का रीजन क्या है? एक तो उसमें क्लच नहीं होता, मोस्ट रिलायबल होता है। हाँ थोड़ा महंगा पड़ता है, गाड़ी से 1 लाख 1.5 लाख महंगा पड़ता है मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर, लेकिन एक रिलायबल ट्रांसमिशन, जैसे हम कहते हैं टोयोटा का इंजन रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल तो महिंद्रा के डीजल इंजन भी है, लेकिन एक रिलायबिलिटी जहां जाती है कि इस ट्रांसमिशन में ये खर्चा नहीं है, इसको मस्त अपना चलाते रहो, तो वो चीज है। ओके, मोस्ट रिफाइंड इंजन कौन सा है? बिकॉज सब पेट्रोल बोलते हैं। देखो पेट्रोल भी रिफाइंड है, डीजल भी रिफाइंड है, मेरी नज़र में तो दोनों को ही मानता हूँ कि पेट्रोल रिफाइंड है। और आप पोल्यूशन की बात करें तो जो नाइट्रॉक्स पेट्रोल छोड़ता है उसको हम खत्म नहीं कर सकते एनवायरनमेंट में, लेकिन जो डीजल कार्बन छोड़ता है, हालांकि जैसे BS6 डीजल गाड़ियां हैं उनके अंदर जो DEF लग के आता है, वो DEF क्या करता है, आपकी जो नाइट्रॉक्स ऑक्साइड है उसको खत्म कर देता है, और जो कार्बन बाहर आता है वो पानी में मिलकर खत्म हो जाएगा। तो आज की डेट में डीजल गाड़ियां BS6 हैं, इतना पोल्यूशन नहीं कर रही हैं। तो मेरा ये है कि सरकार को अब जो इतना 10 साल वाला पंगा इनके पीछे लगा रखा है, वो क्यों लगा रखा है? BS4 तक मानता हूँ आप लगा दो, 10-15 साल वाली नहीं चलेंगी। BS6 में भी तुमने यार 10-15 साल का पंगा डाल रखा है, क्यों? वाई? इतना यार किसी के पास पैसा अंधा तोड़ना है यार। यार हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो पूरे जीवन में एक गाड़ी नहीं खरीद पाते, और बहुत सी जनता हमारी ऐसी है जो एक गाड़ी खरीदती है तो उसको कई पीढ़ी तक चलाती है, और कई लोग ऐसे हैं एक जीवन में एक ही गाड़ी खरीद पाते हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल। सो ट्रू। सच्चाई है ये। अब ऐसे बंदे की आप कोई, और ऐसे बंदा जिसके पास कोई इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसने बेचारे ने मेहनत करके लोन लेके जैसे तैसे करके अपने परिवार के लिए गाड़ी ली, और आप कह दो कि 15 साल बाद आप इसको फेंक दो, किसी काम की नहीं है, तो यार कैसे काम चलेगा? ये गलत है। बट देखो, मैं इस पे सबके पॉइंट ऑफ व्यू अपने डिफरेंट होते हैं, मेरा भी अलग हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि जितने भी कार मेकर हैं, जितने भी ऑटो मेकर हैं, वो ये इंश्योर करें कि भाई आप बिल्डअप क्वालिटी के साथ साथ पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी भी आप देखो, तो आप 10 साल 15 साल चलाओ। ठीक है। दूसरा, जो इंजन बना रहे हो आप, चाहे वो पेट्रोल इंजन बना रहे हो चाहे आप डीजल बना रहे हो, मैं आपसे ना ईवी के बारे में पूछूंगा। अब चाहे पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, उसकी सरवाइव वो कब तक करेगा? अगर ये चीज हो जाएगी, अब सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में मोस्टली सैलरीड लोग हैं। ठीक है। 70-75%, बल्कि और इससे ज्यादा। ठीक है। सब गाड़ी से जाते हैं, सब गाड़ी से आते हैं, जो गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, अब एक बंदा गाड़ी ले लेता है, 6-7 साल तक नहीं बेचता वो। सैलरीड बंदा 6-7 साल एक गाड़ी को आराम से चलाता है। इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, हाँ। नोट करना। टाटा की गाड़ियों का जवाब दूंगा मैं इस हाँ। पे। हाँ। 6-7 साल तक बंदा चलाता है। वो बंदा इतना किलस जाता है उस गाड़ी से कि वो नई गाड़ी छोड़ के वो कहता है यार नई लेनी ही नहीं है, मैं साला सेकंड हैंड लूंगा, 2 साल चलाऊंगा और बेच दूंगा। यही मेंटेलिटी होगी ज्यादातर लोगों की, जस्ट बिकॉज ऑफ जितने भी ऑटो मेकर्स हैं उन लोगों के कारण कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए जो यूज्ड कार मार्केट है वो बहुत बढ़ रही है इंडिया में आज की डेट में। आज की डेट में एक सैलरीड बंदा है, शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ है, गाड़ी लेते हैं, मेहनत करते हैं, डाउन पेमेंट इकट्ठी करते हैं और गाड़ी उठा लेते हैं। उससे कई लोग सवाल पूछते हैं भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट टाटा की नेक्सॉन हुई चाहे पंच हुई, गाड़ियाँ अच्छी है, मैनुअल ट्रांसमिशन में बहुत अच्छी है। AMT बहुत बेकार है टाटा, AMT महिंद्रा का भी बहुत बेकार है, बहुत लैगी है, स्लगिश है, मजा नहीं आता चलाने का। अगर AMT का मजा लेना है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सबसे सस्ता ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर एक एक्चुएटर लगा दिया जाता है और अपना ऑटोमेटिक बन जाता है। उस मामले में मारुति का बहुत बढ़िया है AMT। सेकंड नंबर पे आपका किया का ठीक रहता है, ठीक है, जो इनकी आपका ग्रैंड आई10 और एक्स्ट्रा में आता है। फिर आपका CVT ट्रांसमिशन नहीं रहता, जापानीज आप मोस्टली देखना CVT यूज करेंगे या टॉर्क कन्वर्टर यूज करेंगे, वो ड्यूल क्लच यूज नहीं करते। AMT भी बहुत कम प्रेफर करते हैं।
वहां पे मैंने मोस्टली उन लोगों को परेशान होते हुए देखा है टाटा में, जिन्होंने उनके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लिए और पेट्रोल इंजन लिए। हम्म। कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, 30-40 हजार किलोमीटर चलने पे ही आपका इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स हो जा रहा है, और बंदा 2 बार 3 बार ठीक भी करा रहा है, तब भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब उस बंदे की गाड़ी में आ गई समस्या। अब एक तरफ से तो वो कार की अब एक तरफ तो कार लोन की ईएमआई भर रहा है, होम लोन दे रहा है या रेंट भर रहा है, मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ, और ऊपर से उसकी गाड़ी उसको दिक्कत दे रही है। अब लोग कहते हैं कि ये गाड़ियां रीसेल में नहीं आ रही, यार बहुत सेल्स आ रही है। उस सिचुएशन में वो बंदा गाड़ी नहीं बेच पाता भाई। नहीं बेच पाता। बेचने जाएगा हाँ। तो उसकी गाड़ी की वैल्यू इतनी गलत लगेगी, वो कहेगा घर से देना पड़ेगा, क्यों, डाउन पेमेंट दे रखी है, लोन इतना बचा हुआ है, गाड़ी उतने की बिकेगी नहीं, तो जो डाउन पेमेंट दी थी, कम से कम बंदा सोचता है ना, चल यार लोन लोन निकल गया, डाउन पेमेंट तो बच गई, नहीं वो भी नहीं बचती उसकी, हम्म। वो पल्ले से देनी पड़ती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, और वो ये कहते हैं नहीं सर हम नहीं बता पाएंगे, उनको लगता है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं। यही एक चीज है कि टाटा की गाड़ियां सेल्स में तो आ रही हैं, अब सेकेंड हैंड में कम आ रही हैं। अब आ रही हैं तो ऐसी कंडीशन में आ रही हैं कि भाई उनके वो इंजन में लेने दम है। लेने लायक नहीं है ना फिर वही। टाटा को लो, डीजल में लो, ठीक है, कोई बुराई नहीं। पेट्रोल में लेना है, मैनुअल लो इनका, या इनका जो डीसीए ट्रांसमिशन आया है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक वाला, वो फिर भी अच्छा इनका ट्रांस है। हाँ उतना पैपी नहीं है जितना होना चाहिए डुअल क्लच, पर वो ठीक है। पर एएमटी तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता टाटा महिंद्रा का, किसी को भी नहीं करता, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि नहीं। तो अभी हमें पेट्रोल में अगर लेस एग्जांपल मेरे को टाटा के अंदर ऑप्शन देखना हो तो कौन कौन से ऑप्शन? मैं देता ही नहीं ऑप्शन पेट्रोल में टाटा का। बेस्ट। ठीक है, महिंद्रा में कौन कौन से ऑप्शन है पेट्रोल के अंदर? पेट्रोल में आपको महिंद्रा देगा इंजन, मजा आएगा हम्म। चलाने में, लेकिन हम्म। माइलेज नहीं मिलेगी। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होंगे भाई टाटा में जो खुश भी होंगे अपनी गाड़ी से, हम्म। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, होंगे। हम्म। अब देखो, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, सच और झूठ में बहुत फर्क होता है। अगर मैंने यहाँ आके भी झूठ ही बोला, हालांकि मैं अपने चैनल पे भी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, पेशे से हम वकील हैं, क्लाइंट के लिए कोर्ट में हो सकता है, लेकिन जहां भाई जनता डायरेक्ट हमें देख रही है, हमें मानती है, सुनती है कि ये बंदा बोल रहा है, तो यार कुछ ना कुछ तो है, झूठ नहीं होगा। हम्म। तो आपसे हम अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते, कंपनीज को भले ही हम ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, कंपनी क्या करेंगी, कोई बात नहीं है, आपको इनवाइट नहीं भेजेंगी, आपको बुलाएंगे नहीं। यही दिलेरी तो चाहिए होती है। यही दिलेरी चाहिए हाँ, होती है, और आजकल के तो चाटने में ज्यादा लगे रहते हैं। खैर चलो, आप डीजल में किसको रिकमेंड करोगे, टाटा और महिंद्रा? डीजल में दोनों अच्छी हैं, टाटा भी अच्छा है, हम्म। और इवन अभी टाटा ने राइट्स ले लिए हैं, जो उनका टू जो फिएट का 2 लीटर इंजन है, जो अपनी वो हैरियर में और सफारी में यूज करते हैं, हम्म। और आने वाली उसमें जो उनकी टाटा सियरा है उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो डीजल में टाटा बहुत अच्छा है, डीजल में महिंद्रा भी बहुत अच्छा है। देखो, ठीक है। जिस चीज में जिसकी महारत है वो है, टाटा महिंद्रा डीजल में बहुत बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है डीजल में लेने में इनको। लेकिन फिर डीजल में आप महिंद्रा को तो ऑटोमेटिक ले सकते हो क्योंकि वो टॉर्क कन्वर्टर यूज करते हैं। हम्म। पेट्रोल में मैनुअल ही कहूंगा, मैनुअल लेना। अगर दोनों को आप लेना चाहते हो, आपकी रनिंग कम है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं टाटा लूं, तो आप मैनुअल ले लो भाई, उनका ऑटोमेटिक मत लो। ओ, मेरे मतलब पास। जब हाँ। तक वो अच्छा ट्रांसमिशन ना बना दे, देखो यार, अगर हम हर चीज की वाहवाही करते रहेंगे, हाँ भाई हमारे देश की कंपनी है, तो वो मानेंगे क्या, सुधेगा। हालांकि कंपनीज को ये बात मेरी दिल पे जाके लग सकती है कि ये बंदा हमारे बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन भाई साहब, अगर हम इंडिविजुअल, एक क्रिएटर बोल लो या इन्फ्लुएंसर बोलो, जो भी बोल लो, हम अगर रास्ता या एक वो कहते हैं ना आईना नहीं दिखाएंगे, तो फिर इसका मतलब हमारे देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है, हम सच ये बोल ही नहीं सकते। मैंने वही डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल लिखा हुआ आपके लिए। अब आपको चूज, ये ऑप्शन है, ऑप्शन दूंगा मैं दो, एक चूज करना है आपने, ठीक है? महिंद्रा या टाटा में से, या मैं चलो गाड़ियों के नाम लेता हूँ, हाँ, सफारी या एक्सयूवी 700? XUV 700, फॉर्चुनर या स्कॉर्पियो एन? कंप्लीट पैकेज देखो तो स्कॉर्पियो। थार और थार रॉक्स? थार रॉक्स ले लो यार, कम से कम बंदे तो 5 आराम से बैठ के जाएंगे, थार में पीछे बैठने में। हालांकि लुक्स वाइज और ओवरऑल जो देखोगे तो उसमें थार 3 डोर ज्यादा सुंदर लगती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखोगे तो थार रॉक्स। ठीक है।
ईवी में कौन सा ब्रांड आप रिकमेंड करोगे? हुंडई करोगे, एमजी करोगे, किया करोगे, टाटा करोगे, महिंद्रा करोगे? ओवरऑल। ओवरऑल। अब लोग इस मामले में मुझसे ये करेंगे कि और विक्रम जो भाई, भी ब्रांड आप बोलोगे ओवरऑल, ठीक है, उसके 3 रीजन देना कि परम इसलिए। एक ब्रांड का आप नाम भूल गए। बीवाईडी। यस। अरे मैं एक बात बताऊं, वैसे बीवाईडी का क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर? भाई इंडिया के अंदर देखो, बिल्ड योर ड्रीम्स इस कंपनी का नाम हाँ। है। ब्लेड बैटरी बनाते हैं ये, पंक्चर प्रूफ बैटरी हो इनकी, पेटेंट है इनके पास, इवन टेस्ला तक को ये बैटरी सप्लाई करते हैं। टेस्ला से ज्यादा वो बेच चुके हैं अभी ये। नंबर वन। भले ये चाइनीज कंपनी है भाई, ठीक है, चाइना के साथ हमारा वो सारी चीज अलग है, लेकिन अगर एक आप प्रैक्टिकल कार देखें और ये देखें ईवीज के अंदर, अगर आपको छोड़ना, आप बीवाईडी को छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने जो बताना वो बता रहा हूँ आपको। हालांकि मैं अभी ईवीज आज की डेट तक तो अभी पर्सनली अपने लिए नहीं सही मानता हूँ, मेरी अपनी रनिंग के हिसाब से बीवाईडी। लेकिन बीवाईडी के पास अभी छोटी सेगमेंट में गाड़ियां नहीं है, ठीक है। देन एमजी, ठीक है। ईवी के लिए 2 बेस्ट ऑप्शन है ये। इसलिए कि एमजी जो आपको रेंज दिखाता है और 0% होने के बाद भी जो रेंज बचती है वो चलती है गाड़ी उनकी। इस मामले में टाटा की गाड़ियां 0 या 1% पे खत्म हो जाती हैं, रुक जाती हैं रोड पे। सेम सेम विद महिंद्रा। नहीं, महिंद्रा को मैंने भी टेस्ट नहीं किया है इतना परसेंटेज तक, मैं नहीं बोलूंगा ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं अनमोल के साथ जा रहा था उसकी नेक्सॉन में, और मेरे को ये था कि 0% के बाद भी हमें चार्जर नहीं मिला, तो 0% के बाद यार 5-7 किलोमीटर तो चलेगी, क्योंकि मैं एक बार एमजी की ZS EV को ड्राइव पे लेके गया था, तो वहां मेरी गाड़ी 12 किलोमीटर चल गई थी 0% पे, तो मुझे ये था माइंड में कि यार ये चल जाएगी, तो वो चली नहीं थी। अदरवाइज गाड़ी उनकी भी अच्छी है। ईवी में आप टाटा ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। महिंद्रा आप ले सकते हो, जो महिंद्रा की 2 नई गाड़ी आई हैं, BE6 आई है और 9E आई है, इनके अंदर आपकी BYD की ही बैटरीज है, BYD की ही टेक्नोलॉजी है। फिर आप चले जाओ अपना फिर आप हुंडई पे भी जा सकते हो, आप किया पे भी जा सकते हो, फिर सारे बराबर ही हैं ये। बट जो आपने टॉप बताए हैं बीवाईडी। पर वही बात आ जाएगी, टाटा लोगे, हाँ। सर्विस। हम्म। टाटा महिंद्रा सर्विस में मार खाते हैं, गाड़ियों में मार नहीं खाते, ये गाड़ियां अच्छी बनाते हैं। और अब तो इतना इंप्रूवमेंट हो गया है कि इनकी गाड़ियों में ग्लिचेस आते हैं जरूर, लेकिन उतने ग्लिचेस नहीं आते जितने पहले आते थे। आज से 2 साल पहले जितनी प्रॉब्लम्स आती थी टाटा महिंद्रा में, उतनी अब नहीं है, लेकिन ग्लिचेस अभी भी है। स्क्रीन चलते चलते ब्लैंक हो जाती है, आती नहीं है, चलती नहीं है, कभी कोई फीचर काम करना बंद करता है। मेरे एक दोस्त ने सफारी खरीदी, उसने सिर्फ हॉर्न चेंज कराए थे, भाई साहब गाड़ी के अंदर 5 तरह की लाइट ऑन हो गई, सिर्फ एक हॉर्न चेंज होने में। सब जगह कराया, कंपनी वाले बोले सर आपने ये छेड़ दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। उसने वापस जाके वो हॉर्न लगवाया, सॉफ्टवेयर दोबारा से रीसेट कराया, सारी लाइटें चली गई। तो वो भी ये चीज बना रहे हैं कि जो हमने बना के दे दी छेड़ो मत, क्योंकि तुमने अगर कुछ छेड़ दिया फिर तो इतनी लाइटें आ गई, जब बिना छेड़े ही इतनी लाइटें आ रही हैं तो तुम छेड़ दो तो इतनी सारी आ जाएगी और ज्यादा देगी। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है जो मॉडिफिकेशन लोग बाग कराते हैं गाड़ियों के अंदर, क्रिंच मॉडिफिकेशन कौन सी लगती है आपको कि भाई ये तो गाड़ी में कभी करवाना मत? भाई देखो ऐसा है, मॉडिफिकेशन को मैं भी पसंद करता हूँ, ऐसी करवाओ जिससे एक तो गाड़ी की वारंटी वॉइड ना हो। कोई भी ऐसा फीचर्स आप अपनी गाड़ी के अंदर ऐड करवाते हो तो उससे आप अपनी गाड़ी की वायरिंग कट मत करो, ना कटवानी है, ना छिलवानी है, ना पील करवानी है। अगर कोई कपलर टू कपलर, जैसे हमारा लाइट में होता है मेल फीमेल सॉकेट होता है, सॉकेट टू सॉकेट अगर आपका काम हो रहा है कोई एक्सेसरी लगाने में तो वो आप कराओ। अदरवाइज कोई भी ऐसी एक्सेसरीज जो आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड करे वो नहीं लगवानी चाहिए। मैं नाम रैंडम लूंगा, आपको उनको 1 2 3 सेगमेंट में डिवाइड करना है, ठीक है? जैसे टाटा, महिंद्रा, किया, एमजी, टोयोटा, होंडा, होंडा। मान लो 6 ब्रांड ले लो आप, ठीक है? 6 को किस तरीके से करेंगे? नंबर 1 आप किसको रेटिंग दोगे? नंबर 2 किसको दोगे? 3 किसको दोगे? फर्स्ट में मारुति, क्योंकि रिलायबल तो है ही, साथ के साथ उनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं जो हर सेगमेंट के बंदे के पास आ जाती है गाड़ी। फिर टोयोटा आ जाती है आपकी रिलायबल ब्रांड में। देन उसके बाद आपका रिलायबिलिटी में आप हुंडई किया को रख सकते हो, महिंद्रा को रख सकते हो, एंड देन आपका टाटा। तो टाटा को आपने सबसे लास्ट में रखा बिकॉज ऑफ द सर्विस, सर्विस। बस और कुछ नहीं। सर्विस अच्छी दे देंगे हाँ। तो टाटा अपना ऊपर ले लेगा। सेल्स से भाई ठीक है, इतनी गाड़ियां हमने बेच दी, मुझे वो डाटा दिखाओ
कि हमने इतनी कम गाड़ियां हमारे सर्विस सेंटर में इस कमी के कारण पहुंची, नहीं पहुंची। ठीक है, 10 से 15 लाख के बजट में 3 रिकमेंडेशन दीजिए। 10 से 15 लाख में हाँ, डीजल में जाएंगे, पेट्रोल में जाएंगे? डीजल पेट्रोल दोनों मिक्स ही दे दो, 3 वेरिएंट दे दो आप। 3 गाड़ियां ना। हाँ। देखो मारुति में तो डीजल है ही नहीं, तो वहां आप ग्रैंड विटारा ले सकते हो, उसमें आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है, और हाइब्रिड तो खैर उसका 15 लाख में नहीं आएगा, तो उसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों मिल जाते हैं। पेट्रोल में ऑटोमेटिक भी अच्छा गाड़ी वो चलती है, तो आप उसको ऑटोमेटिक में आपको 18-20 का माइलेज दे देगी। ठीक है, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज की बात करें पेट्रोल में, तो ग्रैंड विटारा इज ए वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, यहीं आप डीजल में जाओगे तो क्रेटा आपके पास आ जाती है, जो एक अच्छा पैकेज आपको देती है। आपकी महिंद्रा की 3XO है, हालांकि वो एक सब कॉम्पैक्ट है, लेकिन उसका जो व्हील बेस है वो क्रेटा के बराबर ही आ जाता है। किया में जाओगे तो आपके पास सेल्टोस आ जाती है, महिंद्रा का मैंने आपको बता दिया, फिर 7 भी आ जाती है, स्कॉर्पियो एन भी आती है, रॉक्स भी आ जाती है। अब ये क्यों आ जाती है आप कहोगे विक्रम भाई तो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, इनके बेस वेरिएंट्स आ जाते हैं भाई, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बेस वेरिएंट लेके अपनी गाड़ियां मॉडिफिकेशन कराना पसंद करते हैं। तो जो एकदम से लोग पूछते हैं ना सवाल कि 10 से 15 लाख के बीच में बताओ, वो तब बताया जा सकता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको कंफर्ट चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको फीचर चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको माइलेज चाहिए। हर गाड़ी 100 के 100 नहीं होती। जैसे इंसान में कमियां होती हैं, ऐसे गाड़ियों में भी होती हैं। उन गाड़ियों को इंसान ही बना रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी आपको 100 के 100 चाहिए, तो कोई भी गाड़ी 100 के 100 नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपने कंपैरिजन पूछा ना स्कॉर्पियन और फॉर्च्यूनर का, ये सबसे बड़ा कंपैरिजन आज की डेट में। स्कॉर्पियन में क्या मिलता है और फॉर्च्यूनर में क्या मिलता है। फॉर्च्यूनर इज ए नो नॉनसेंस कार, मोस्ट रिलायबल हो गई वो, ठीक है, लेकिन स्कॉर्पियन आपके 20 लाख बचाती है, बढ़िया रिलायबल डीजल इंजन आपको देती है, उससे ज्यादा फीचर देती है। तो जिसको फीचर्स नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ उसको रॉ गाड़ी चाहिए और रुतबा चाहिए रोड के ऊपर, तो फॉर्च्यूनर पे जाएगा। लेकिन जिसको ओवरऑल एक पैकेज चाहिए, वो स्कॉर्पियो एन पे है। जितने भी हमारे इंडिया में ऑटो मेकर्स हैं, आपको क्या कमियां नजर आती हैं? पूरा मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा इसको एलैबोरेट करो, बट उन्हें पॉइंट ऑफ व्यू साइड, बिकॉज आप कंटेंट इसी स्पेसिफिक नीश के अकॉर्डिंग बनाते हो, तो आप इतनी गाड़ियों का रिव्यू कर चुके हो, तो आपको लगता होगा कि यार हमारे ऑटो मेकर्स के अंदर ये कमियां हैं और इनमें सुधार थोड़ा बहुत होना चाहिए। देखो अभी रिसेंटली बहुत गाड़ियां लॉन्चेस हुई हैं जिनके मैंने रिव्यू अपने चैनल पे नहीं डाले, जो अगर एज ए मैं क्रिएटर बात करूं तो मुझे डालने चाहिए थे, अपने चैनल की रीच के लिए, फॉलोअर्स सब के लिए डालने चाहिए। लेकिन कई बार ना मेरा मन जो नहीं मानता, मैं वो चीज नहीं करता। ठीक है, मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स आज की डेट में अपनी पसंद की गाड़ियां बना रहे हैं, कस्टमर की पसंद की गाड़ियां नहीं बना रहे। अब ये बात सोचने समझने की है, बहुत से लोग एग्री करेंगे इस बात से। वो गाड़ियां बना रहे हैं जो उनको बेचनी है। आप एक किराना स्टोर पे जाओ, जैसे बड़े बड़े सुपरमार्केट जो होती हैं, वहां पे वो सामान मिलेगा आपको जो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन आपका लोकल किराने वाले में वो सामान आपको मिलेगा जो आप खरीदना चाहते हो। ये फर्क है। तो इसका तो कोई सोल्यूशन भी नहीं दिखता फिर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस साल आप मोस्टली देखोगे गाड़ियां लॉन्च होंगी ईवीज ज्यादा। बट जो ईवी का फ्यूचर आपको लगता है, बिकॉज कहीं भी जल जल जाती हैं गाड़ियां भाई फिर सबसे बड़ा जो ईवी का मुझे ड्रॉबैक लगता है, इट्स चार्जिंग ऑप्शन आपने नहीं है। हाँ। मैंने कितनी बार करके देख लिया, अभी मैं फिर एक दो बार ट्राई करूंगा। अभी मैं रिसेंटली सोच रहा हूँ कि मैं हुंडई की जो क्रेटा ईवी है उसको मैं एक बार टेस्ट करूं, कि उसको लेके जाता हूँ मैं वनडे के लिए। मेरे को वनडे का ये आता है रैंडमली उसको चला के जाना है, बस अपना चार्जिंग स्टेशन मिला कहाँ नहीं मिला। अब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि अगर आपने प्लान ट्रिप करना है तो आप ले लो ईवी, लेकिन भाई जिस टाइम आपने प्लान करा कि यहाँ मैं चार्ज करूंगा और वहां पे उस टाइम चार्जिंग स्टेशन बंद मिला, और या चार्ज करते करते आपकी लाइट चली गई, तब आप क्या करोगे? मेरे साथ हुआ भी है। भाई मुझे नहीं पता, देखो मैंने ना तो ड्राइव करी, ठीक है, ना मुझे मैं कभी गया, लेकिन जाखड़ के ने जब हुंडई वाला जो लिया था और चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ और गुड़गांव के बीच में तो देखो ना, सारा डेवलप्ड ही है ना। आपको पूरा रेस्टोरेंट लाइन भी है, पूरा पेट्रोल लाइन भी है, अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए। चंडीगढ़ में रात को 2:30 बजे एक जगह पे खुला था, और वहां पे हमारे साथ में 4-5 गाड़ियां और लगी हुई थी। यहाँ से चंडीगढ़ तक नहीं था,
हाँ 300 किलोमीटर का सफर है हाँ, तो और है। हमारी ये हालत हो रही थी कि भाई अब ये बंद हो गई तो क्या करेंगे? धक्का भी नहीं मार सकते उसमें तो। ये रहता है, ये तब तक रहेगा जब तक हर फ्यूल स्टेशन के ऊपर चार्जिंग स्टेशन नहीं आ जाएगा। इंजन की हेल्थ चेक कैसे करें? कैसे पता लग सकता है कि इंजन के अंदर अब कोई कमी आ रही है? देखो सबसे बेहतर ये है, आप अपनी गाड़ी का जो ओनर मैनुअल है उसको पढ़े, जो कंपनी ने लिख रखा है जिस हिसाब से उसका सर्विस शेड्यूल है वो रखिए। हम्म। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है, अब जैसे मान लो कंपनी ये कहती है कि आपने एयर फिल्टर 20,000 का बदलना है, कंपनीज कहती हैं कि हमने एयर फिल्टर अच्छा कर दिया, आप ज्यादा देर तक चला सकते हो, मत चलाओ। आप हर 5,000 पे अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर साफ करवाओ, अगर खराब लगता है तो उसको चेंज करवाओ। इंजन ऑयल की लाइफ शेल कंपनी बोलती है या तो 10,000 किलोमीटर, कुछ कंपनी 15,000 करती है जो सिंथेटिक यूज करती है, या आइदर 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर साल हो गया, कुछ लोगों के अंदर ये वहम होता है, अरे मैंने तो गाड़ी साल में 5,000 ही चलाई है, अभी तेल क्यों बदलवाना। उसका एक एक्सपायरी पीरियड होता है, आप कभी भी ऑयल खरीदना उसका एक्सपायरी पीरियड होता है उसका लिखा हुआ। तो अगर आप ऑयल टाइम पे चेंज नहीं कराएंगे तो वो जो स्लज है वो इंजन में अंदर जम जाएगा, और उसको काटने के लिए फिर आपको इंजन फ्लश करवाना। तो बेहतर है प्रॉपर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कराएं। जब भी इंजन ऑयल चेंज हो, ऑयल फिल्टर जरूर चेंज कराएं। 40,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर या डीजल फिल्टर जो भी है उसको चेंज कराएं, पीरियोडिकली मेंटेनेंस में है। हर 5,000 पे अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट कराएं ताकि जो टायर है वो साइड से ना घिसे, प्रॉपर आपकी गाड़ी सीधी, मतलब अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट भागती है तो कुछ तो देखो सड़क का होता है, सड़क थोड़ी सी ऐसी होती है हाईवे हमारा तो लेफ्ट जाती है हल्की, लेकिन स्ट्रेट रोड पे आप चेक करोगे तो गाड़ी सीधी चलनी चाहिए। हर 10,000 किलोमीटर पे आपने अपनी गाड़ी के टायर्स की क्रॉसिंग करानी है, आगे पीछे, पीछे वाले आगे, वो टायर चेंज करने वाले को पता होता है। तो हर 10,000 पे क्रॉसिंग, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग जो आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे चलते हुए स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है वो नहीं करेगा बैलेंसिंग से, और अलाइनमेंट से आपकी गाड़ी सीधी चलेगी और टायर अनइवन जो घिस जाएंगे वो नहीं घिसेंगे। तो टायर्स की ये होगी। periodically इंजन का मैंने आपको बता दिया, तो ये सारी चीजें आप चेक कराओ। सूखा वाइपर कभी भी आपने अपने विंडशील्ड पे नहीं चलाना है। वाइपर के अंदर भाई बढ़िया आप अपना वॉशर फ्लूइड डालिए, या बिल्कुल ही नहीं होता तो कोई एक ऐसा माइल्ड शैम्पू जो होता है वो पाउच लेके, हालांकि सस्ते हो गए अब ये जो विंडशील्ड वॉशर हैं, ये भी ज़्यादा महंगे नहीं आते, तो एक पाउच लेके डाल दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उसको आप इस्तेमाल करो। अगर कोई बंदा यूज्ड कार देखने जा रहा है, ठीक है, तो कौन से ब्रांड की देख सकता है यूज कार में? भाई देखो, मैं ऐसे में बिल्कुल किसी भी ब्रांड को नहीं कहूँगा, बट यूज क्योंकि कार आप रिकमेंड करते हो कि? हाँ हाँ ले सकते हो, आप यूज कार ले सकते हो, बल्कि मैं तो जो लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां लोगों को बोलता हूँ कि यूज भी लो, 1-2 साल पुरानी लो, क्योंकि जो पैसा टूटना होता है फर्स्ट ओनर का टूट लेता है। जो स्पेशली दिल्ली एनसीआर में लोग हैं जिनको लग्जरी का शौक है, प्री ओन्ड में जाओ, इसलिए आप देख रहे होगे आजकल प्री ओन्ड लग्जरी कार्स के जो शोरूम है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी को चला के देखो, अगर आपको कोई ट्रस्टेड मैकेनिक है उसको साथ ले जाओ, अगर आपको नहीं पता, नहीं तो आपका जो इंजन बोनट खोलो नहीं तो गाड़ी का बोनट खोलो, जो ऑयल चेक करते हैं ना गाड़ी का, हाँ। वहां से उसको थोड़ा पीछे कर दो या ढक्कन खोल दो जहां से हम इंजन ऑयल डालते हैं। बैक प्रेशर चेक करो रेस देने पे, ऑयल बाहर तो नहीं आ रहा है। ओके। ये बहुत सिंपल तरीका है हाँ। चेक करने का, अगर वहां से बैक आ रहा है तो इंजन खत्म है, काम मांग रहा है इंजन आपका, तो वो गाड़ी छोड़ दो। रस्टिंग चेक करो, दरवाजे, इसका दरवाजों के बगल में जो वो लगी होती है। दरवाजे की बीडिंग होती है उनको खोलो, जो शीशे के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चेक करो गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, गाड़ी का आगे का चैम्बर चेक करो कि कहीं भिड़ा तो नहीं हुआ, एक्सीडेंटल तो नहीं है मेजर। फिर आप उसका नंबर लेके, आपका जिस कंपनी से आप गाड़ी खरीद रहे हो, जिस कंपनी की आप गाड़ी खरीद रहे हो, सर्विस वहां पे रिपोर्ट उसका सर्विस रिपोर्ट का, सर्विस रिकॉर्ड आजकल टेम्पर हो जाता है भाई, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बदल दिया जाता है सब कैसे? कुछ, पैसा दो काम कराओ। और ये सर्विस वाले ही करते हैं? भाई इतना नहीं बता पाऊंगा मैं। अच्छा। क्या पता कल को परम कह दे। बस यही सवाल थे भाई मेरे। चलो उसके अलावा फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हों आपके हाँ। मन में है, या हाँ। आपके मन में रह गए हो कि परम भाई आपने विक्रम भाई से ये सवाल नहीं पूछा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो भाई। चलो जी।
थैंक बाकी यू भैया, थैंक थैंक यू। यू भाई, थैंक यू। बाकी आप बताना भाई आपको कैसा लगा हाँ। परब का पॉडकास्ट। पंजा बंदे लड़ाना है क्या? पंजा लड़ा ले तू, कैसा चढ़ा देगा बोले तू, हरा देगा क्या? ये वाला डाल दूंगा मैं कैमरे में। मैं तो वैसे भी इधर हूँ, ये वाला हाथ में ना, मैं आपको बताऊं